राघव सड़क के किनारे लगी छोटी सी स्टॉल के मालिक से एसयूवी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस स्टॉल के मालिक से सिया के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में। तो राघव परेशान होकर यही सोचने लगा कि जब सिया का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो नमन ने झूठ क्यों बोला। तभी उस स्टॉल के मालिक के दूसरी तरफ बैठा हुआ एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, अरे हाँ भैया, सफेद रंग की एसयूवी का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन वो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ से काफी पीछे हुआ था। और जब उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट होते ही उसे बहुत सारे आदमी अपने साथ एक गाड़ी में बिठाकर ले गए थे। उस आदमी के मुंह से सफेद एसयूवी की बात सुनते ही राघव ने उस आदमी को सिया की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो लड़की थी, क्या वो लड़की यही थी? सिया की तस्वीर देखते ही उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे हाँ भाई, ये तो वही लड़की है जो उस सफेद रंग की एसयूवी में थी। उस लड़की के सिर पर बहुत चोट लगी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होते ही उसे बहुत सारे लोग अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए। इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो लड़की किसी बड़े घर से है। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने उस आदमी से कहा, क्या आप उन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं कि वो लोग सिया को लेकर कहाँ गए हैं? अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। राघव की बात सुनकर उस आदमी ने अपना सर खुजलाकर कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, वो आदमी तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स के जैसे ही दिखते थे। हाँ, लेकिन उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट राजस्थान की थी। वो आदमी आगे कुछ बताता उससे पहले ही राघव ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं समझ गया, वो कौन थे और यहाँ क्यों आए थे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब उस ठाकुर का किया धरा है जो कल ही जेल से फरार हुआ था। ठाकुर, मैं आ रहा हूँ तुझसे अपनी सिया को छुड़वाने। इतना कहकर राघव ने अपनी गाड़ी ली और बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड्स के खंडाला से निकलकर सीधा जैसलमेर के लिए निकल पड़ा। राघव ने गाड़ी में बैठकर बड़बड़ाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो सिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। बहुत जल्द तुम्हारा राघव तुम्हारे पास होगा। तभी राघव ने अपना फोन निकाला और नेहा के पास कॉल करते हुए नेहा से बोला, नेहा, अपने बॉयफ्रेंड के पास फोन करो और उससे कहो कि मेरी सिया को टच करने की कोशिश भी ना करे, वरना मैं उसे जान से मार डालूंगा। तुम्हारा ये जो बच्चा है ना, वो पैदा होने से पहले ही बिना बाप का हो जाएगा। इससे पहले कि मैं उस ठाकुर को कुछ करूं, अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो मेरी सिया को छोड़ दे। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। राघव का फोन कटते ही नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, राघव, पागल हो गया है क्या? जब देखो सिया की रट लगाए रखता है। और मैं क्यों उस विजय के पास फोन करूंगी? ना मैं उसके पास फोन करूंगी और ना ही उससे कहूंगी कि वो सिया को छोड़ दे। मैं तो चाहती हूँ कि वो सिया को मार दे। फिर नेहा ने अपने हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करते हुए कहा, भगवान करे जब तक राघव वहां पहुंचे विजय उस सिया का काम तमाम कर दे, ताकि उसके बाद राघव मेरा हो जाए। और रही बात इस बच्चे की, तो इस बच्चे को पैदा होते ही मैं इसके बाप को सौंप दूंगी और फिर अपने राघव के साथ प्यार से रहूंगी। इधर राघव सिया को लेकर परेशान हो रहा था। वही सिया किसी बहुत बड़े महल के बड़े से कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त सिया के माथे पर चोट लगी हुई थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वही सिया के बेड पर उसके पैरों के पास बैठा हुआ एक आदमी लगातार सिया की चेहरे की तरफ निहारे जा रहा था। सिया को देखकर उस आदमी ने स्माइल करते हुए कहा, आप नहीं जानती हमने आपका कितने वर्षों तक इंतजार किया। आज इतने वर्षों बाद आप हमारे पास आई, और वो भी ऐसी हालत में कि आप हमसे नजरें तक नहीं मिला रही। आंखें खोलिए रानी सा, देखिए आपका भानु आपके पास बैठा है। इस वक्त सिया के बेड पर बैठा हुआ ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जैसलमेर का महाराजा भानु प्रताप सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। लेकिन उसकी पर्सनालिटी और लुक्स ऐसी थी कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके सामने 22 साल का नौजवान भी फीका पड़ जाए। भानु प्रताप सिंह पूरे राजस्थान का हुक्म सा है, जिसके सामने बड़े से बड़े बिजनेसमैन अपने घुटने टेकते हैं, जो किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। भानु प्रताप के इतना कुछ कहने के बाद भी जब सिया ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो नम आंखों से सिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, हमें पता था रानी सा आप लौटकर जरूर आएंगी, इसीलिए तो हमने आपका इतना लंबा इंतजार किया, और अब आप वापस आई हैं तो हमसे बात तक नहीं करना चाहती। आंखें खोलिए ना,
रानीसा हमसे बात कीजिए। तभी सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर जैसे ही भानु प्रताप को अपने सामने देखा तो सिया ने अपनी पलकें झपकाते हुए भानु प्रताप से कहा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? मैं कौन हूँ और ये कमरा, मैं कहाँ हूँ? सिया की बातें सुनकर भानु प्रताप के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए सिया से कहा, आप चिंता मत कीजिए रानीसा, आप एकदम ठीक जगह पर हैं। आप हमारी पत्नी हैं, हमारी रानीसा, और ये कमरा आप ही का कमरा है जो हमने सिर्फ आपके लिए इतने सालों से सजा कर रखा था। उस आदमी की बातें सुनकर सिया ने फिर से अपनी पलकें झपकाई और दबी आवाज में बोली, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं और मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आई? मैं कौन हूँ? तभी उस कमरे के अंदर एक डॉक्टर ने एंट्री करते हुए सिया से कहा, आप चिंता मत कीजिए रानीसा, आप बस रेस्ट कीजिए। जब आपको होश आएगा तब आप ठीक महसूस करेंगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। और इतना कहकर डॉक्टर सिया के पास आया और उसे इंजेक्शन लगाकर दोबारा से बेहोश कर दिया। सिया के बेहोश होते ही भानु प्रताप ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, डॉक्टर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमसे पूछे बिना हमारी रानीसा से बात की और उन्हें इंजेक्शन भी लगाया। तुझे किसने कहा उनके पास आकर उनका इलाज करने के लिए? भानु प्रताप का गुस्सा देखकर डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, माफ कीजिए हुकुम सा, लेकिन इस वक्त रानीसा को बेहोश करना बहुत जरूरी था, वरना उनके दिमाग पर असर होता और उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ सकती थी। इसलिए मुझे उन्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ा, लेकिन अब जब वो होश में आएंगी तो ठीक हो जाएंगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर भानु प्रताप ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, वो ठीक हो जाएंगी ना सच में? क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुई या उन्हें कुछ भी हुआ तो हम तुझे इस दुनिया से उठा देंगे डॉक्टर। और हाँ, आगे से कभी भी हमारी रानीसा को इंजेक्शन लगाना हो तो हमसे जरूर पूछ लेना, वरना हमारी रानीसा को छूने के जुर्म में तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। भानु प्रताप डॉक्टर से यह सब कह ही रहा था कि तभी एक बॉडीगार्ड भागता हुआ उसके कमरे में आया और दूर से चिल्लाते हुए बोला, खम्मा घनी हुकुम सा आपके लिए फोन है। इतना सुनते ही भानु प्रताप अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास आया और उससे फोन लेते हुए बोला, तो तुम ही हो वो जिसने हमें हमारी रानीसा की खबर दी थी? वैसे तुमने हमारी रानीसा को हम तक पहुंचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम हमें नहीं बताते कि हमारी रानीसा जिंदा है तो हम कभी उन तक नहीं पहुंच पाते। कहो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कभी फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, अरे नहीं हुकुम सा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे ये बता रहा था कि रानीसा का पति राघव सिंघानिया उसे ढूंढने के लिए जैसलमेर के लिए निकल चुका है, इसलिए जरा संभल कर रहिए। वो एक नंबर का पागल आशिक है, वो रानीसा तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। उस आदमी की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए, अगर उस राघव सिंघानिया के पास उसकी आशिकी है तो हमारे पास हमारा जुनून, हमारा इंतजार और हमारी बरसों की तड़फ है। वो चाहे उनसे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन हमसे ज्यादा उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम अपनी रानीसा को अब अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, फिर भले ही हमें उस राघव सिंघानिया को खत्म ही क्यों न करना पड़े। आखिर कौन है ये भानु प्रताप सिंह जो सिया से इतना प्यार करता है? क्या भानु प्रताप सिंह सिया को पाने के लिए राघव को मार देगा? क्या राघव कभी सिया तक पहुंच पाएगा? क्या नेहा राघव की जिंदगी में अपनी जगह बना पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।